कि मेरे जो वतन है, इस वतन में जो प्यासा जमीन है, प्यासा भूखंड है, प्यासा नदी है, प्यासा जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, इन तमाम चीजों में जल संरक्षण हम कैसे करें। तो इन्होंने अपने नौकरी पेशे में रहने के बावजूद, इतने ऊंचे जगह में रहने के बावजूद भी ये चिंता, ये विषय पर गंभीर अध्ययन भी किए हैं, पढ़े भी हैं, और पढ़ने के क्रम में इस किताब को इन्होंने लिखे हैं। और इस किताब का लोकार्पण करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, और हमारे साथ 2 माननीय सदस्य भी थे। जोहार, नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी के दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और पुनः जोहार करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है जलगुरु महेंद्र मोदी जी, और ये सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक हैं। और जिस प्रकार से इनका जो नाम का समावेश है, जहां हम लोग महेंद्र कहते हैं तो हमें बरबस महेंद्र सिंह धोनी याद आते हैं, और जब मोदी जी कहते हैं तो हमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी याद आते हैं। ऐसे शख्स को आज हम स्वागत करेंगे जो जल संरक्षण पे इन्होंने एक बहुत ही अनूठा प्रयास किया है, बहुत ही अच्छा प्रयास किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी, मेरा भी जोहार सभी को, सारी झारखंड वासियों को और सभी उपस्थित विद्वज्जनों को। हम जनता के लिए ही, झारखंड की जनता के लिए ही जिस मिट्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, कोडरमा जिला के चंदवारा गांव से मैं पैदा हुआ। हजारीबाग जिला स्कूल से मैंने 11 पास किया था, और उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके बाद IPS, उसके बाद यूपी कैडर, उसके बाद। लेकिन इसके बीच की मेरी यात्रा पूरे देश में जल संरक्षण को लेकर करीब करीब 90% हिंदुस्तान के प्रांतों या केंद्र शासित प्रदेशों में हो चुका। तो मैं सभी जनता को इस जल संरक्षण सत्संग में स्वागत करता हूँ। ये आपने संक्षेप में इतने इसको जो पूरी चर्चा को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। शायद अभी झारखंड में जो मॉडल फॉलो कर रहे हैं वो आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है, और आपने ये जो संक्षेप में बताया कि ये भी सही मॉडल नहीं है। मुझे लगता है सरकार के से हमारी गुजारिश होगी कि इस पे रिवर्क जरूर किया जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब मैं आपकी जीवनी को देख रहा था और पढ़ रहा था, उसमें आपने बड़ी अच्छी बातें की, पेरिस एग्रीमेंट की बात की है, शायद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की भी बात होगी, क्लाइमेट चेंज की भी बात होगी। सर, ये जो एक ना समग्र लिखा है किताब के बारे में, अगर थोड़ा सा संक्षेप में और डिटेल कुछ बता पाए आप जी, आभार रहेंगे। बहुत अच्छा संदर्भ आपने छेड़ा है। सन 2008 में मैं DIG झांसी रेंज था उत्तर प्रदेश में। तो रविवार के दिन या छुट्टी के दिन गांव-गांव जाता था, अलग अलग गाँवों में, अलग अलग जिलों में। लोगों को पूछता था कि आप लोगों की कोई समस्या है हम लोगों से संबंधित तो बताइए। तो वो देखते थे कि ये तो पुलिस वाले दिख रहे हैं या तो DIG लिखा हुआ है। तो वो कहते थे कि हमें पुलिस से परेशानी नहीं है, हमें पानी नहीं मिल पा रहा है, 5 साल से ठीक से बारिश नहीं हो रही है। मैंने कहा हमने यार 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार गए, फिर देखे कि ऐसा लगता है कि हम लोग पुलिस वाले यहाँ झांसी रेंज में बेरोजगार हैं, कुछ और काम करना पड़ेगा साथ साथ। तो रात को मैंने फिर अध्ययन करना शुरू किया, दिल्ली से किताबें मंगाई, फिर इंटरनेट पे चेक किया कि क्या क्या किताबें मिल सकती हैं। उसके बाद मैंने रात को 11 से 2 उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद वहीं के 7 गाँवों में पहले हम जाकर कुछ करना शुरू किए। अब पैसा तो था नहीं, पुलिस विभाग को इसके लिए पैसा नहीं मिलता। नक्सली एरिया में, झारखंड में पैसा कुछ नक्सली क्षेत्रों में मिला करता था विकास के लिए। तो हम लोगों ने बस व्यक्तिगत तौर पे शुरू किया, और गांव-गांव में कुआं के पास, हैंडपंप के पास सोख्ता गड्ढा जिसको कहते हैं अंग्रेजी में ट्रेंच, वही काटना शुरू कर दिया, और श्रमदान से। तो गांव वालों को भी श्रमदान में मैंने शामिल करना शुरू किया। अब शुरू में लोग आते नहीं थे। अब ये बात मेरी ओर से बोलना बहुत जरूरी है। आते नहीं थे मीन्स युवा पीढ़ी भी है तो यूं खड़ी है। लेकिन जब सेवानिवृत्त शिक्षक हमारे साथ आए और फिर हमने उसको दूसरे रूप में शुरू किया कि जल संरक्षण एवं ग्रामीण संस्कृति उत्सव मनाना शुरू किया। तो अब एक वॉलीबॉल जैसे हमने खरीद लिया। वॉलीबॉल तो सस्ता होता था, एक नेट खरीद लिया
वो हमने गांव को दे दिया। और ये जो उत्सव शुरू किया तो महिलाएं भी जुड़ गई हमसे। तो युवा और महिलाएं दोनों को जोड़ने के बाद हमने जब इसको फिर श्रमदान शुरू किया तो आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ श्रमदान से एक एक दिन में 6-6 ट्रेंच, अभी भी रुंद करारी गांव है वहां पे झांसी में, लोगों ने बना डाला। उसके बाद रिजल्ट देखिए। इस तरह से करते करते फिर मैंने यह भी किया कि जब लोग मुझे जानने लगे, और दिल्ली IIT में 2014 में उन्नत भारत अभियान भारत सरकार ने शुरू किया था, तो उसमें मेरा बड़े लेवल पे पहला प्रेजेंटेशन था। उसमें भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह सब थे और 5-5 मंत्री भी आए थे। तो उसके बाद फिर उन्नत भारत अभियान में तो भारत सरकार ने ही भेजना शुरू कर दिया हमें। तो इसके बाद फिर इसी बीच प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते करते मेरे अपने मॉडल इनोवेट होने शुरू हो गए। वो उसमें 4 बिंदु हैं कि पहली बात तो ये कि लोग पूछते हैं सब कितना खर्च होगा, तो ये इसको मितव्ययी बनाना, तो हमने मितव्ययी बनाया। दूसरा, प्रदूषण रहित होना चाहिए मॉडल, क्योंकि अभी जो वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल पूरे देश में है, वो चाहे IIT के ही प्रोडक्ट क्यों न बनाए, वो पॉल्यूटिंग मॉडल है, प्रदूषणकारी है। तो हमने उस प्रदूषण की समस्या को उसमें से सुधार कर दिया कि वो प्रदूषण अब नहीं होगा। डायरेक्ट एक्यूफर को प्रदूषित करते, वो भी मैं 2 लाइन में समझा दूं। होता क्या है कि अभी, और ये बीमारी दुर्भाग्यवश बड़े बड़े पढ़े लिखे अधिकारियों में भी है, वो कहते हैं अच्छा ठीक है यहाँ पानी का अभाव है, हैंडपंप आपका सूखा है, ट्यूबवेल सूखा है, तो छत पर का पानी डायरेक्ट उसमें डालो और एक्यूफर में चला जाए, क्योंकि एक्यूफर से जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में वो एक्यूफर सूखा है लेकिन काफी गहरा है, वहां पर ये पूरी तरह पॉल्यूटिंग है, क्योंकि उत्तरी भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। 20 सबसे बड़े शहर पूरी दुनिया में मोस्ट पॉल्यूटेड ढूंढिएगा तो 13 तो आपको सिर्फ हिंदुस्तान में मिल जाएंगे। अब वो पॉल्यूशन किस तरह के हैं? 2-3 तरह के हैं, संक्षेप में समझ लीजिए। पहला कि एसिड रेन, वो एसिड रेन आपका वो एसिड जो पानी में घुलनशील है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, वो पानी में जो घुल गया वो आपके सैंड फिल्टर से नहीं रुकने वाला है। सैंड फिल्टर से सिर्फ विजिबल चीजें, गाद, मिट्टी, पत्ती, प्लास्टिक, वो छनेंगी, ये नहीं छन सकती, नंबर 1। नंबर 2, छत पर से हार्मफुल बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी जीव जंतु मर सकता है, उसका पानी चला जाएगा। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया इतना सूक्ष्म है कि वो अभी चला गया आपके एक्यूफर में। तो इस तरह से कई तरह के, ये तो 2 बातें मैंने की, अभी और भी चीजें हैं, संक्षेप में करने के लिए मैं समझा दिया। तो ये जो प्रदूषणकारी तत्व है उसको रोकने के लिए भी मैंने मॉडल विकसित किया और खर्च इसका घटा दिया कई तरीके से। बोरिंग पाइपिंग का खर्च घटा दिया, और क्लाइमेट चेंज के लिए आम आदमी क्या कर सकता है उसको ध्यान में रखते हुए कि प्लास्टिक, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये 3-4 चीजें हैं, सीमेंट और लोहा, स्टील, ये 4 चीजें मिलकर के कम से कम 28% ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनकी जिम्मेवारी बनती है। तो हमने इस मॉडल में भी, जो भी मॉडल मैंने विकसित किया, उसमें सीमेंट और स्टील का बिल्कुल मणिकासन योग, जिसको कहते हैं कि बैलेंस्ड यूज किया है, जुडिशियस यूज किया है। तो हमारे एक नहीं 4-4 मॉडल हैं, और उसके बारे में आगे बताऊंगा अगर कुछ प्रश्न पूछिएगा तो। अभी जब हमारी चर्चा हो रही थी माननीय विधानसभा अध्यक्ष से, श्री रविनाथ महतो जी से, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि महेंद्र मोदी साहब उनकी सोच रहे हैं जो भौतिकतावाद में हम आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें करते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। और आप ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो जल संरक्षण हो आने वाली पीढ़ी के लिए हो, वर्तमान में भी आवश्यक है लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए और ये विभत्स हो जाएगा। तो सर आप आने वाली या जो जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो बेशक दे सकता हूँ, देता भी हूँ, लेकिन संदेश देने मात्र से दुर्भाग्यवश इस भारत में, मैं उन दिनों की याद आपके सामने ताज़ा कर दूं। 1974 में जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चल रहा था बिहार में, छात्र आंदोलन, और मैं सबसे कम उम्र का
छात्र नेता था स्कूल का टॉपर होते हुए भी 1974 में, जो काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे गया। ठीक है, 144 में के उल्लंघन में गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन चूंकि वो कोई एफआईआर नहीं होता है, वो शांति भंग की आशंका में करते हैं, इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और ऐसे भी जनता सरकार आई तो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर दी थी। लेकिन उस समय भी क्लास 9 में रहते हुए भी जब मैं उस जमाने की याद करता हूँ कि जब हमारे बड़े भाइयों मतलब कॉलेज के लोग कहते थे कि सरकार का चक्का जाम करना है, नशाबंदी करनी है, प्रोहिबिशन करना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इनकम होता है। तो मैंने देखा कि एक हमारे बड़े भाई चेन स्मोकर थे, कमाल साहब। तो मैंने कहा कि यह भी तो एक तरह का नशा है, आपको भी ये नशा छोड़ना पड़ेगा, तभी तो आप दूसरों की बंदी करेंगे। ये नैतिक बात है। कहने का मतलब सिद्धांत की बातें होती थी और उसको अमली जामा पहनाने के लिए अपने से शुरू करते थे। आज की तारीख में समस्या यह है कि युवा पीढ़ी कि वो व्हाट्सएप पीढ़ी बन गई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेती है। जी, बहुत धन्यवाद। और ये जो सर साझा कर रहे हैं, ये निश्चित ही बहुत सीरियस है। जब आपको कह रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो शायद गूगल में भी आप देखेंगे, साउथ अफ्रीका के ऐसे अनेक सिटीज़ हैं या तो मिडल ईस्ट में, जहाँ पे बिल्कुल ही वो ड्राई ज़ोन घोषित हो जा रहा है। विकसित, जिसको हम विकसित शहर कहते हैं, तो क्या विकास यही है क्या? इस पुस्तक में अलग अलग अध्याय हैं। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग करनी है आपको अपने मकानों में, तो ये पूरा भारत के हर प्रांत के लिए सूटेबल मॉडल, रेप्लिकेबल मॉडल, अपनाने लायक मॉडल हिंदी में कहें, वो हमने उसको बना दिया, नंबर एक। दूसरी बात ये कि ये इसमें झंझट जो मेंटेनेंस का है, रख रखाव का है, उसको भी हमने घटा दिया है। ठीक है। तीसरा एक मॉडल की चर्चा मैं करूंगा, वो है रेन वाटर से ड्रिंकिंग वाटर और किचन वाटर तैयार करना, मतलब खाना बनाने वाला पानी और पीने वाला पानी, और बिना बिजली खर्च किए यह काम होना चाहिए। वो चैप्टर मेरा एक इसमें है और वो भी मेरा पैटेंटेड मॉडल है। आज की तारीख में जब आप ओवरहेड टैंक देखते हैं शहरों में, तो ऊंचा तो होता है, टैंक के ऊपर जो बारिश का पानी गिर रहा है वो नीचे गिर जाता है, जैसा, और इस पर नाले में मिल करके कहाँ, जैसे अभी स्पीकर साहब, माननीय स्पीकर साहब ने अभी बताया, माननीय रविंद्रनाथ महतो जी ने, कि ये कई तरह की समस्याएं पैदा करते हैं। तो वो समस्या क्या है? बारिश का पानी नाले में मिल गया, समुद्र में चला गया और समुद्र भी प्रदूषित हो रहा है। मैंने जो एक मॉडल विकसित किया इस संबंध में कि धरती का पानी भी बचे और बिजली भी बचे, और आपको इसके लिए अलग ढंग की मैंने टंकी की डिजाइन की है। टंकी के ऊपर जो बारिश का पानी गिरेगा वह भी लगभग 80% हम साफ करके फिर टंकी के अंदर ले लेते हैं। अब इसको अमली जामा पहनाना है, मतलब कि मार्केटेबल बनाना है। तो हमने लखनऊ में 1,35,000 लीटर कैपेसिटी का, मतलब वो उतना प्रोसेस करेगा, मात्र 15,000 लीटर की टंकी का है, लेकिन वो सब हमने साइंटिफिक कैलकुलेशन के साथ तैयार किया कि कितनी कि वर्षा होगी तो कितनी बड़ी टंकी होगी, कितना उससे पानी निकलेगा। तो निष्कर्ष उसका ये है कि अब उसमें कुछ कमियां भी हैं। कमियां मतलब ये कि जो फिल्टर हमने ऑटोमेटिक फिल्टर मार्केट में लिया, वो वास्तव में ऑटोमेटिक नहीं निकला, मतलब सफाई में मुझे मैनुअली इन्वॉल्व होना पड़ता है। तब फिर मैंने अपने हिसाब से एक डिजाइन किया है फिल्टर। अब उसको मैं ऑर्डर देके बना रहा हूँ और हर कदम पे जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ रही है उसको दूर कर रहा हूँ ताकि ये मार्केटेबल बन जाए। और अगर मार्केटिंग ठीक है, मेरा विषय नहीं है, मुझे जोड़ना पड़ेगा उनके लोगों को, लेकिन ये अगर हमने स्वीकार कर लिया और ये चल गया आगे। और सर एक कौतूहल बन पड़ा, जिस तरह से आपने चर्चाएं की, बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है किताब में एक दिन में पढ़े खत्म करूंगा इसको। एक आपने इसको रोजगार से बताया, थोड़ा उसमें क्लैरिफिकेशन शायद मुझे लगता है दर्शक भी जानना चाहेंगे कि रोजगार सृजन कैसे होगा। 71 लाख परिवारों को हम जो 0% इनकम टैक्स देते हैं, हमको 2 साल में 20% के इनकम टैक्स स्लैब में ला सकते हैं और 71 लाख परिवारों को नए रोजगार के लिए सृजन सिर्फ इस मॉडल में हो जाएगा। और भी मॉडल हैं हमारे। तो इस तरह से करीब करीब कम से कम 1 करोड़ परिवार, 1 करोड़ परिवार का मतलब हुआ 4 करोड़ 40 लाख लोग। तो
ये इस समय कैलकुलेशन के हिसाब है, तो इतने लोगों को हम रोजगार नए दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब ये है कि यही हम चाहते हैं झारखंड सरकार से भी और अन्य जगहों पे, जगह जगह पे मैं जा करके ये अपील कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ लोगों से। दिल्ली भी मैं गया था इसके पहले आप सरकार में, जैसे महेंद्र कूप मॉडल है, मतलब हर तरह का कुआं, ट्यूबवेल, बोरवेल, सबमर्सिबल पंप सेट, हैंड पंप, ये सब के सब वेल हैं। कुआं मतलब डगवेल हो गया, ट्यूबवेल से ही, ट्यूबवेल की कैटेगरी में सब हो गए, सबमर्सिबल भी हो गया, ट्यूबवेल भी हो गया, हैंड पंप हो गया। ये चाहे जितने सूखे रहें, झारखंड की जो परिस्थितियां मैं देख रहा हूं, चूंकि वाटर कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है यहाँ पे, आबादी की का घनत्व बहुत कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ज्यादा जमीन मिल जाएगी, मतलब ज्यादा वाटर कैचमेंट एरिया मिल जाएगा, ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे 4 महीने में रिजल्ट दे सकते हैं जहां भी हाथ लगाएंगे। ठीक है, आपके यूपी में ईस्टर्न यूपी से लगभग मिला हुआ है, तो लगभग वही है। वेस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड में तो और कम है बारिश, तो ये संभव है, बढ़िया संभव है। बारिश चाहे जितनी हो, मात्र 60 सेंटीमीटर भी होगी तब भी हम कर लेंगे ये काम। तो ये इसमें लेकिन जनता का सहयोग जरूरी है। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि सिर्फ सरकारी बजट से आप सीमित काम कर पाएंगे, जनता को थोड़ा श्रमदान करना है। कितना करना है? बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 महीने। 2 महीने में कितना? मान लिया संडे या सैटरडे कोई एक दिन चुन लीजिए और सिर्फ 15 मिनट श्रमदान करिए। तो ये जो 500 कैटेगरी के ट्यूबवेल और बोरवेल और डगवेल हैं, वो 16 करोड़ प्रोजेक्टेड फिगर बनेगा। 2011 के बाद कोई उसका सेंसस नहीं हुआ है, मैंने उसका प्रोजेक्टेड फिगर निकाला कैलकुलेशन से, तो 16 करोड़ आज की तारीख में होंगे। वो सारे के सारे 16 करोड़ को जिंदा किया जा सकता है, पुनर्जीवित किया जा सकता है। मैंने किया है। कार्य योजना के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, और उसको भी मैंने इस पर अलग अलग चैप्टर में भी स्थान दिया है। यहाँ तक कि हमारे कुरान में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में पानी के बारे में क्या चेतावनी दी गई है, उसका भी अलग अलग अध्याय इसमें मैंने लिखा है। कार्य योजना में यही सब चीज़ें हैं कि प्रैक्टिकली हम कैसे लागू करें। उदाहरण के लिए, जब लोग कहते हैं कि साहब फलां को सस्पेंड कर दीजिए, अधिकारी को, वो ऐसा है वैसा है, मैंने देखा कि सस्पेंशन से फिर तो उसको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगी। हम सिर्फ उसका मान लिया एब्सेंट हो गया 2 दिन 3 दिन, और वो 2-3 दिन का अगर हमने वेतन काट लिया, उसी में वो अनुशासन में आ जाता है। उसी तरह से जनता को थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्की सी डांट डपट और रास्ते पे लाने से जनता आ जाएगी रास्ते में। तो हमने कार्य योजना के बारे में भी लिखा है। उसके लिए कोई क्रिमिनल ऑफेंस, इजराइल में क्या होता है, आपने 1 बूंद भी पानी बर्बाद किया तो आप जेल जा सकते हैं। वहाँ पानी ही नहीं है, 7.5 सेंटीमीटर सालाना बारिश बहुत होती है। तो लेकिन भारत में हम यहाँ पर, हमें उसकी भी जरूरत नहीं कि क्रिमिनल ऑफेंस हम बनाए। हम तो बस सिर्फ एक थोड़ी पेनाल्टी और थोड़ा जो आपको सब्सिडी या प्रोत्साहन मिलता है, म्यूनिसिपल टैक्स मिलता है, उसमें हम कुछ सहूलियत गवर्नमेंट थोड़ी सी करेगी तो हो जाएगा। जैसे कहीं कहीं पे आपको मान लिया सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में ही गवर्नमेंट ने कुछ ऐड दिया, तो उसकी मॉनिटरिंग को हमने इस तरह से इसमें लिखा है कि वो काम करेगी, वो भाग नहीं पाएंगे। तो यही मेरा कहना है। लेकिन इसके लिए भी मैं अलग अलग पहले अधिकारियों से, और बहुत ही सकारात्मक हैं हमारे माननीय सभापति विधानसभा झारखंड, इस तरह के लोगों से मिलने के बाद हम वास्तव में एक बढ़िया और बड़ी कार्य योजना तैयार कर सकेंगे जो लागू हो सकता है। मान लीजिए कि हमें 5 लाख लीटर पानी प्रोसेस करना है, एक परिवार को लाइसेंस गवर्नमेंट ने दे दिया, और हम जानबूझकर इसको लाइसेंस लाना चाह रहे हैं, जबकि पेटेंट मेरा है। हम लाइसेंस सिस्टम उसमें लाएंगे जानबूझकर, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आमदनी में जो असंतुलन है, किसी के पास बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि महेंद्र मोदी कोई पूंजीपति बन जाए, अरबपति बन जाए, मुझे कोई दिलचस्पी उसमें नहीं है। 5 लाख लीटर प्रोसेस करने के लिए लगभग 5,40,000, मतलब लखनऊ में अगर बोलूँ तो 600 स्क्वायर मीटर की छत का पानी बना प्रोसेस करने के लिए
20-25 लाख का मान लिया इन्वेस्टमेंट लगा हमें पानी की टंकी बनाने के लिए। तो ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया और ये समझिए 40-50 साल के लिए मॉडल बन गया। 2 साल में उनका खर्चा वापस उनको आ जाएगा। ये जो आप पानी पी रहे हैं, क्योंकि हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होगा, बिजली का खर्च जीरो है, सिर्फ यूवी फिल्टर के लिए हमें बिजली चाहिए जो हम सोलर से ले लेंगे, ठीक है। अब आज की तारीख में जो वाटर बॉटलिंग प्लांट होते हैं 3-4 करोड़ के होते हैं, वो हर चीज उनकी मैसिनेटेड रहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे आरओ की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, वो विस्तार में तो हम अलग से बताएंगे। अब मान लिया जाए कि आप 0% इनकम टैक्स दे रहे हैं, अब फिर भी आपने स्टार्टअप शुरू किया, गवर्नमेंट से लोन ले लिया, 30-30 लाख तक लोन मिल रहा है, आपको मिल रहा है, आपने शुरू कर दिया और उससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो बॉटल मान लिया 20 रुपया में भी बिक रहा है ना, हम उसको अगर 15 रुपये में भी बेचेंगे ना, तब भी हमारा चूंकि रनिंग कॉस्ट कम है मेंटेनेंस का, हमें वो मिलता रहेगा जो मिलना चाहिए। और हम सेमी इको फ्रेंडली मूवमेंट, सेमी कमर्शियल इसको बनाएंगे, तभी चल पाएगा, सस्टेनेबल हो पाएगा। तो वो जो परिवार अपने नए परिवार 1171, तो एक परिवार जो 5 लाख लीटर पानी बेचेगा, वो 41 परिवार 41 परिवार को किचन और ड्रिंकिंग वाटर की पूरी सप्लाई कर सकता है। और तब हमने कैलकुलेट किया कि 71 लाख परिवारों को थियोरेटिकली दे सकता है। चलिए मान लीजिए 25% ही लोगों ने अपनाया, है ना, तब भी पहली बात तो कि इसको और हम सस्ता कर सकेंगे आगे चल के, तब भी तो लाखों में आ गया ना, 70 का आधा, 35 का आधा, लगभग 17.5 लाख परिवार तो फिर भी हो गए ना। झारखंड में भी उसको कैलकुलेट किया जा सकता है कि यहाँ भी लाखों परिवार हो जाएंगे। ये तो एक मॉडल हो गया। दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल में तो ये तो गवर्नमेंट ने सब जगह पे कम से कम कागज पे अनिवार्य कर दिया है, अनिवार्य तो कर दिया, लेकिन वो टेक्निकल हैंड किसको पकड़े कि जाके घर में बना दे। लोग मुझे ही जैसे कल हजारीबाग में से हम बनाना चाह रहे हैं कि आप मदद करेंगे, मैंने कहा कि बिल्कुल मुझे खुशी होगी, 1 अरब 45 करोड़ लोगों को मदद कर दूं, लेकिन मैं टीओटी मतलब ट्रेंड लोगों की टीम तैयार करूंगा और पुस्तक भी मेरी है, पढ़िए, या फिर वो जो ट्रेंड स्किल्ड स्टाफ होगा वो यहीं से सेल्फ सपोर्टिंग होगा। गवर्नमेंट के बजट की हमें कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी आपके घर में कूड़ा उठाने के लिए आता है, 100 रुपये महीना आपने दे दिया, अब वो 8,000 10,000 में महीना पेट पाल रहा है। यहाँ पे ट्रेंड स्टाफ को अगर हम 30,000 रुपये भी महीने देंगे और उस हिसाब से संख्या में वो अगर 30,000 रुपये तो महीना हुआ, उसको एक परिवार से एक सिस्टम बनाने में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं लेगा चार्ज। और फिर भी आपको उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में मेरे मॉडल को 5-6 जगह लोगों ने बनाया, 5-5 लाख रुपए का एक मॉडल बनाया, उसी को मैंने हजारीबाग जिला स्कूल में 90,000 में बनाया। तो आप जब अपने घर में बनाएंगे तो थोड़ा ही तो देंगे, मान लिया 10,000 आपने दे दिया, 5,000 दे दिया टेक्नीशियन को जिसको मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, वो भी मुफ्त, तो वो उसको रोजगार मिल गया ना। तो उसका अलग कैलकुलेशन मैंने किया है। तो इस तरह से रोजगार सृजन बढ़िया आ रही है, चलता रहेगा कि ये नहीं कि एक बार बना दिए, क्योंकि मेंटेनेंस भी एक इशू है, इसको सस्टेन करना है, तो कोई ना कोई काम उसको काम मिलता रहेगा। मतलब झारखंड के संदर्भ में हम कह सकते हैं सर कि जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है शायद उन तक भी एक्सटेंड हो सकता है ये बात। बिल्कुल हो सकता है। जैसे इसकी रिफिलिंग जो बॉटल की होगी, सीलिंग तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, रिफिलिंग हम प्रयास करेंगे पहले मैनुअल करने का, क्योंकि ये इनका अदरवाइज बहुत कॉस्टली सिस्टम है। तो देखेंगे उसमें क्या संभव है, वो प्रैक्टिकल करते करते, अभी तो उसी को अपग्रेड कर रहा हूँ। तो रोजगार सृजन के लिए भी बहुत अच्छे स्कोप हैं इसमें, क्योंकि सभी को ज़रूरत है। और मेन चीज़ है कि बिना डंडा के हिंदुस्तान में लोग काम नहीं करते। डंडा का मतलब जरूरी नहीं कि हम, डंडा का मतलब पुलिस वाला डंडा नहीं, कहीं ना कहीं कोएर्सिव मेजर कि हाँ भैया हम इतना फाइन करेंगे, आप नहीं बनाएंगे तो आपके ये फैसिलिटीज नहीं देंगे। इस तरह से थोड़ा सा गार्जियन अपने बेटा, माँ बाप हैं तो बेटा अगर बदमाशी कर रहा है तो डिसिप्लिन करने के लिए, वो कहा जाता है ना, स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड, वही हालत जनता की हो गई है। मुख्यमंत्री तो
माननीय मुख्यमंत्री तो उनके गार्जियन है, माँ बाप हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक जल गुरु महेंद्र मोदी जी। इनके विचारों से, इनको देखकर, इनकी ऊर्जा देख के नहीं लगता कि सेवानिवृत्त हो गए हैं, हमारे जैसे ही युवा हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार। आभार झारखंड सभा विधान टीवी का, आभार माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का कि आपने हमें यह मौका दिया कि इस चर्चा को हम जनता तक ला पाएं। आपको पुनः जोहार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों को जोहार। और मैं अभी 20 साल तक युवा ही रहूँगा, चिंता मत कीजिए। अभी मैं पूरी युवा ऊर्जा से काम करूँगा, और युवा लोग तो हैं साथ में बैठे में, वो तो एक्स्ट्रा ऊर्जा मुझे देते ही रहते हैं, और पूरी झारखंड की जनता देगी हमें। हम उसी गांव की भाषा में लोगों से मिलते हैं। ठीक है, जोहार, सबको धन्यवाद।